हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। डिफॉर्म का मतलब क्या होता है? बेसिकली डिफॉर्म कहते हैं अगर कोई चीज़ अपनी ओरिजिनल शेप में डिस्टर्बेंस ले आए तो वो चीज़ डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, उस चीज़ को क्या कहते हैं हम? डिफॉर्म चीज़, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल शेप चेंज कर लेती है। किसी भी चीज़ में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, उसकी शेप में डिस्टर्बेंस आ जाए तो वो डिफॉर्म हो जाती है चीज़। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन, यानी कि स्केलेटन के अंदर कुछ वजूहात की वजह से जो डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, यानी कि जो बोन्स हमारी स्केलेटन में मौजूद हैं वो कुछ जीन्स की या किसी भी वजह से अपने अंदर जो डिफॉर्मिटी लाती हैं, आपस में डिफॉर्म हो जाती हैं, अपनी ओरिजिनल शेप चेंज कर लेती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। ठीक है, और इसकी जो वजहें वजूहात हैं वो वेरिएबल हैं, किसी भी वजह से और ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आपको ये हो सकती हैं। या तो आपको ये पैदाइशी होंगी डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन, या फिर ये ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एज के हिसाब से आपको डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं स्केलेटन की। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हम आगे आने वाले टॉपिक्स में स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, पहली जो कॉजेज़ है हमारे पास वो है जेनेटिक कॉजेज़। आपको पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जो अभी हम 3 पढ़ रहे हैं कॉजेज़, वो हैं जेनेटिक कॉजेज़, हार्मोनल कॉजेज़ एंड न्यूट्रिशनल कॉजेज़। ये देखें, आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया है पहले से ही, क्योंकि आप लोगों को पता है कोई भी टॉपिक आए तो आप उसको स्टार्ट करने से पहले ज़रूर उसका ओवरव्यू करें। इसी तरह मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ कि डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन बेसिकली 3 कॉजेज़ हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं। पहली है जेनेटिक कॉजेज़, दूसरी हार्मोनल और तीसरी न्यूट्रिशनल। जेनेटिक कॉजेज़ में हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसमें 4 हमारे पास एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, यानी कि 4 बीमारियाँ दी हुई हैं जो हमारे जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से हो सकती हैं, और भी हो सकती हैं लेकिन यहाँ पर 4 दी हुई हैं। उसके बाद हार्मोनल कॉजेज़ में ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है, नेक्स्ट में न्यूट्रिशनल कॉजेज़ में ऑस्टियोमेलेसिया, एंड देन उसकी एग्जांपल में क्या आती है? रिकेट्स। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं हम ना जेनेटिक कॉजेज़। जेनेटिक कॉजेज़ स्टूडेंट्स वो कॉजेज़ जो जीन्स की बेस पर बनते हैं। ठीक है, जीन्स की वजह से होते हैं। डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन में जो जेनेटिक कॉजेज़ हम पढ़ रहे हैं, आप सबको स्टूडेंट्स पता है कि हमारा जो स्केलेटन होता है वो हमारी मदर की वॉर्म में बनता है, और जो हमारी मदर की वॉर्म में जो जीन्स हमारे पास आते हैं मैसेजेस लेके हमारे अंदर आते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली बिल्कुल हमारी जो स्केलेटल सिस्टम होता है, जो बाकी अदर ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे उसी की बेस पर बनते हैं। हमारे सेल्स, हमारी बॉडी के सब कुछ उसी की बेस पर बनता है। तो जेनेटिक कॉजेज़ में साफ बात वाज़ेह है कि वो डिजीज़ जो आपको उस बेस पर होंगी कि आपकी जो जीन्स है उसमें कोई मसला हो, तो उसको हम जेनेटिक कॉजेज़ कहते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक कॉजेज़ में जो हमारे पास फर्स्ट डिजीज़ आती है उसे कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट का मतलब होता है कि कट आ जाना किसी चीज़ में। ठीक है, क्लेफ्ट का मतलब कट होता है और पैलेट का मतलब होता है गैप। ठीक है, तो वो डिजीज़ जिसमें हमारे पास पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। गाइस, आपको पता है पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला किसे कहते हैं? मैक्सिला कहते हैं हमारे अपर मैंडिबल को। ठीक है, तो जिस तरह हमारे पास 2 मैंडिबल्स होते हैं, एक अपर मैंडिबल होता है और एक लोअर मैंडिबल होता है। ठीक है, अपर मैंडिबल हमारे हार्ड पैलेट को कहते हैं। तो जब हमारा जो अपर मैंडिबल होता है उसकी कुछ आउट ग्रोथ्स होती हैं हमारे माउथ के इनर साइड पे। ठीक है, तो उस आउट ग्रोथ्स को हम कहते हैं पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ठीक है, और पेलेटाइन जो अलग से लिखा हुआ है वो हमारे पास मतलब है पेयर ऑफ बोन्स। ठीक है, जो हमारे मैक्सिला को बनाते हैं, उसके पीछे बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो वो प्रोसेस जो हमारे पास आता है पेलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला में और पेलेटाइन के आपस में फ्यूज़ होने की रह जाने की वजह से उसको हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट, यानी कि वो कंडीशन जिसमें हमारे पास मैक्सिला होता है वो रह जाता है किसी वजूहात की वजह से पैलेटाइन के साथ मिलने में या फ्यूज़ होने में उसके साथ, तो उसको क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। उसमें हमारे पास गैप रह जाता है। हमारे पास नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या वो होती है जो हमारे पास हमारे नेज़ल कैविटी हमारी सांस की नाली होती है, और उसी के साथ में ओरल कैविटी होती है। ठीक है, उन दोनों का आपस में जो फ्यूजन होता है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक गैप रह जाता है हमारे पास हमारे माउथ के अंदर। और जिन लोगों को ये बीमारी होती है, जिन लोगों के साथ ये मसला होता है, उनको बहुत परेशानी का सामना होता है। और जब वो कुछ भी खाते हैं, कोई भी फूड वगैरह खाते हैं या कभी भी फीड करते हैं, तो उनका जो फूड होता है वो उनकी नेज़ल कैविटी
और ओरल कैविटी के फ्यूज़ ना होने की वजह से उनके अंदर एक ओपनिंग होने की वजह से इनके लंग्स में चला जाता है, जिसके बाद उनको एस्पिरेशन होती है, निमोनिया होता है, ठीक है। तो क्लेफ्ट पैलेट एक कंडीशन है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये कंडीशन है, ये कॉज है, और इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, आप लोग इससे पहले बताने से पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने जो फ़ोटो शेयर की हुई है, इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर जो है, इसमें हमारे पास एक बच्चा है, उसके अंदर, उसके माउथ के अंदर आप देख सकते हैं एक गैप है, उस गैप को हम क्या कहते हैं, क्लेफ्ट पैलेट, और इस गैप की वजह से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली आप लोगों को नाम से ही जाहिर है, माइक्रो मतलब छोटा, सिफेली इज रिलेटेड फ्रॉम हेड। जिस तरह हमारे पास एक मिनट, जिस तरह हमारे पास रेनाल का वर्ड यूज़ होता है किडनी के लिए, ठीक है, उसी तरह हमारे पास मतलब डिफरेंट वर्ड्स हैं बायो में, साइंस में, जो हम डिफरेंट चीज़ों के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह सिफेलिस जो है वो हमारे पास हेड और स्कल या फिर स्कल के लिए इस्तेमाल होता है, छोटा सर, यानी कि जो हमारा स्कल रीजन है उस हम इसको क्लेफ्ट पैलेट को बीमारी की जड़ भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी कॉज करती है, ठीक है, और जो कॉज करती है वो एस्पिरेशन निमोनिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइक्रोसिफेली। माइक्रो का मतलब स्मॉल, सिफेली का मतलब हेड और स्कल से रिलेटेड, ठीक है। तो जिन लोगों का सर मौजूदा नॉर्मल साइज से छोटा रह जाए कुछ जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से, उसको हम कहते हैं माइक्रोसिफेली। और यहाँ पे हमारे पास रीजंस नहीं लिखे हुए, कॉजेज़ नहीं, सिर्फ एक ही बात बताई हुई कि जेनेटिक कॉज होता है, लेकिन इसके कुछ और भी कॉजेज़ होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो बेबी होता है, इन्फेंट होता है, उसका जो स्कल होता है वो नॉर्मल साइज़ तक ग्रो नहीं कर पाता। तो उसमें जो हमारे पास बेसिक जो आती हैं वजूहात, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो पहले ही आप हमारे पास आता है वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। कुछ क्रोमोसोम्स यानी वही सेम बात, जीन्स में ख़राबी, कुछ एबनॉर्मेलिटी आने की वजह से भी ये ऐसा माइक्रोसिफेली को फेस करना पड़ सकता है। उसके अलावा डिक्रीज्ड ऑक्सीजन टू द फीटल, यानी कि ऑक्सीजन की कमी अगर किसी इन्फेंट को हो या किसी बेबी को हो जो कि अभी तक अपनी मदर की वॉर्म में है, तो उसको भी माइक्रोसिफेली हो सकती है, ठीक है। इसकी एक और वजह जो कि है कि अगर उसकी मदर जो है वो ड्रग्स वगैरह या अल्कोहल इंटेक कर रही हैं, तो भी जो इन्फेंट होगा उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। माइक्रोसिफेली की वजह से जो बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, वो उसका स्कल छोटा होने की वजह से उसको और भी बहुत सारी ब्रेन की एबनॉर्मेलिटीज़ का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और इसका एक और बात जो यहाँ पे नहीं मेंशन की हुई वो ये कि माइक्रोसिफेली का इलाज जो होता है वो इनको शुरू के दिनों में ही हो जाना चाहिए, बेबी के बॉर्न होने के कुछ दिनों बाद, कुछ मंथ्स के बाद ही हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बेबी ग्रो होता जाता है उसी तरह कॉम्प्लिकेशंस में इजाफा हो जाता है। आई होप कि एक कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो गया।